और अब खबरें तफसील से। शोपियां के किलबल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। वाज़ेह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को इलाके में 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दक़ा इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। ताहम छिपे हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला शुरू हो गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 20 अजला के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया। इस तकरीब का इनेकाद डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद के इश्तराक से किया गया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस तकरीब में शरीक हुए। बेहतर तर्ज हुक्मरानी के हवाले से प्रेजेंटेशन पेश की गई। तकरीब में 12 मुंतखब जिला तरक्याती कमिश्नरों की जानिब से भी प्रेजेंटेशन की गई। मुख्तलिफ शोबों की हसूलियाबियों का जिक्र किया और पैनल डिस्कशन का भी एहतमाम किया गया। अजला की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर मुल्क की पहली यूनियन टेरिटरी होगी जिसका गुड गवर्नेंस इंडेक्स होगा। मित्रों, आज का दिन केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज एक नई शुरुआत जो जम्मू कश्मीर ने की है, वो शुरुआत धीरे 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 देश के हर राज्य में जाएगी और बाद में देश के हर जिले के बीच में एक तंदुरुस्त सुशासन की स्पर्धा शुरू होगी। सुशासन को अगर 7 अर्थ में जमीन तक पहुंचाना है तो इसके लिए जिला बहुत बड़ी इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है। और जब तक जिले में सुशासन नहीं होता है, सुशासन का अनुभव जिला स्तर की समस्याओं के लिए नागरिक को नहीं होता है, सुशासन के कोई मायने नहीं है। मित्रों, आज जम्मू कश्मीर की जनता को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। और ये परिवर्तन मोदी जी के नए भारत की कल्पना के अनुरूप है और जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में ये परिवर्तन अब दिखाई पड़ा है। और अब खबर मुंबई से, जहां इमारत में लगी आग। मुंबई में कसीर मंजिला इमारत में आग लगने के नतीजे में 6 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। भाटिया अस्पताल में दाखिल किए गए 15 अफराद में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इन्हें आईसीयू में रखा गया है। आतिशज़दगी की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने महलूकीन के अहले खाना के लिए 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया है। चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा इत्तेहाद इक़्तिदार में आता है तो 2 वज़ीर आला होंगे, एक ओबीसी बिरादरी से और दूसरा दलित बिरादरी से, वहीं 3 नायब वज़ीर आला होंगे। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और 95% सीटों पर मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे ने कहा कि इस इत्तेहाद के कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा होंगे। हम तमाम ने मिलकर यह फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे, किस पार्टी के होंगे, वो तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे। और उसमें यह भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है
तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत कानून का राज होने की भले ही कितने दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। एक फिरके के लोगों के खिलाफ न सिर्फ कुछ जमातों के जरिए तशद्दुद के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है, बल्कि हुजूमी तशद्दुद के साथ अब घर और गाड़ियों को जलाने के वाकयात भी रूनुमा होने लगे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा कोतवाली गणेश तलाई इलाके में एक फिरके के लोगों के घर और गाड़ी जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस के जरिए मामले में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस खुद ये मानती है कि आग जलाने वाला आदतन गुंडा और उसने एक फिरके के घर में आग लगाने और गाड़ी जलाने का काम किया है। हमारे यहाँ कोडिया हनुमान मंदिर के पास जो इलाका है, वहाँ का एक रहने वाला आदतन अपराधी है दीपक उर्फ बंटी। ये हमारे यहाँ का निगरानी और गुंडा बदमाश है। इसने कल जो है 2 मुस्लिम परिवार के साथ मारपीट की थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध हुए थे। और रात में भी इसके द्वारा जो है एक घर में, बंद घर में आग लगा दी गई और एक ऑटो में भी आगजनी की इसने घटना की है। इन सभी मामलों में इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और इसकी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही मिलता है इसके विरुद्ध अच्छी सख्त कार्रवाई करेंगे। पहले झगड़ा हुआ, मारा कुटी, इनको मारे, टाके वाके लगे, तो हमने बोले भाई काय के लिए तू मार रहा कुटी, तो बड़े मुसलमान होना नहीं यहाँ पर। यहाँ के सब मुसलमान, यहाँ मुसलमान एक भी मेरे को दिखने को नहीं होना। तो हमने बोले लड़ाई वड़ाई हुई, हमने इनको अस्पताल भर्ती करे। फिर दूसरे दिन हमने घर खाली करके चले गए, जानते लड़ाई का मुँह काला कर लो। फिर हम वहाँ से आए, हमको खबर लगी कि घर भी जला दिए, बोले मुसलमान नहीं होना। 2 बुरखे वाली इधर से निकल जा रहे थे, उसको भी पाइप से मारा। ये मैंने ननद को पाइप से मारा, बोले तू क्यों नहीं गई, घर खाली करो यहाँ से, बोले मुसलमान नहीं होना। बोले हम हिंदू रहेंगे, बस मुसलमान नहीं होना। मुसलमान तो होना ही नहीं, बोले एक भी नहीं दिखना चाहिए। बाडोन ऐसा वैसा गंदा गंदा बोल रहा था। कौन लोग थे, क्या है? बंटी उपाध्याय है और एक बंटी नमा है और एक का नाम भूल गई है, क्या नाम है? हाँ, ऐसे बहुत सारे 4 जने, किसी बोल नहीं सकते, कितने सारे थे। कहाँ से वो लाता है, वो धंधा करता है। अभी आप लोग क्या करेंगे? अब क्या कर सकते हैं बताओ? कार्रवाई करना पड़ेगा ना, हमारा तो नुकसान हुआ ना। कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे? अब हमारा तो पूरा जल गया ना, हमारा पूरा अलमारी भरी थी, सामान हम पूरा रख के गए थे यहाँ। थोड़ा बहुत सामान हमारे सब लेके, थोड़ा बहुत लेके गए थे, बाकी सब यही छोड़ के गए थे कि अपनों क्या ठंडा माहौल हो जाए तो वापस आ जाएंगे अपने घर। जलने का तो ये सोच के हम थोड़ा बहुत ले गए थे, बाकी सब यही रखा था हमारा। तो पूरी अलमारी भी भरी थी, पेटी भरी, पूरे बर्तन भी, अभी कोठी में कपड़े भरे। बेटी घर चले गए थे, वो की बचाव हो जाएगा। क्या क्या जलाया ये बताओ पूरा? अलमारी जलाई, अलमारी के अंदर के साथ जेवर वेवर के चोर लेके जला दिए, वो भी जल गए। रजाई जला दिए, पेटी में का सामान भी जल गया। हमारी कोठी में का सामान रखा तो वो भी, कलाम पाक भी जल गया। हमारी समाज की फोटो उनको भी जला दिए, कलाम पाक को जला दिए। और वो देखो तो मतलब हमारा पूरा टोटली सामान जल गया, कुछ नहीं बचा। हमारा पूरा सामान, हम हिंदू रह सकते, मुसलमान नहीं रहेंगे। हमारे तो कम से कम कितनी पीढ़ी चली गई यहाँ से रहते। मध्य प्रदेश से ही कुछ और खबरें हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा और सराना में हुए फिरका वाराना तशद्दुद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के सियासी घमासान शुरू हो गया है। सराना में हालात काबू में है, लेकिन एक फिरके के लोगों के जरिए हालात से घबराकर मकान फरोख्त करने और इलाके को छोड़ने की बात, साथ ही इबादत घरों की दीवारों पर लिखने के बाद हुकूमत की जानिब से पुलिस सिक्योरिटी में इजाफा करते हुए दोनों फिरके के लोगों को मिलाकर 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कांग्रेस ने इस मामले को जहां हुकूमत की नाकामी से ताबीर करते हुए इसे तनकीद का निशाना बनाया है, वहीं वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए इसे कांग्रेस की मुंह भराई की सियासत से ताबीर किया है। रतलाम के सोराड़ा में जिस प्रकार की घटना का उल्लेख किया गया है कि कुछ संगठनों द्वारा, वो बिल्कुल निराधार है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और मध्य प्रदेश के अंदर सभी समुदाय के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं को एक प्रारूप सांप्रदायिकता का देना बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं भी कि जिस प्रकार की घटना का उन्होंने उल्लेख किया है कि वहाँ पर एक समुदाय के लोग गाली गलौज करते हैं और वहाँ से निकालने की बात करते हैं, बिल्कुल निराधार है। भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा संगठनों द्वारा
इस प्रकार की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो शांति का माहौल है उसको बिगाड़ा जाए और सरकार की नाकामियों को छुपाया जाए। कांग्रेस निश्चित रूप से ऐसा ही कहेगी, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है उनकी। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सोराना के अंदर कोई भी इस तरह का घटनाक्रम हम घटने ही नहीं देंगे। अगर किसी ने भी वहां सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की तो उसका फन कुचल देंगे। कर्नाटक के उडुपी की एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी के मसले को हल करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे ने एक कमेटी तश्कील दी है। अक़लियती शोबे के रियासती सदर अब्दुल जब्बार ने कहा कि चंद दिनों कबल उन्होंने खुद उडुपी का दौरा किया था। मसला हल होने को था, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों तबकों में मौजूद चंद शरपसंद अनासिर की वजह से ये मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया है। अब्दुल जब्बार ने कहा कि उन्होंने मकामी कांग्रेस नुमाइंदों पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। हिजाब जो उडुपी में हिजाब का मामला है, मैं खुद वहाँ पे 4 तारीख को गया था, जाके 6 तारीख को मैं वहाँ पे मीटिंग करके वहाँ के लोकल के जिम्मेदार हजरात को बुला के बात करके आया था। लेकिन वो चंद शरपसंद लोग जो हमारे भी कम्युनिटी में रहते हैं, उन लोगों की वजह से फैसला हो गया था, लेकिन फिर भी वो फिर टल गया है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो लड़कियों की कॉलेज है। उसमें अखबार के हिसाब से जो मुझे पता चला और वहाँ के लोगों को इस तरफ से मालूम हुआ, कोई प्रॉब्लम ऐसा खास नहीं है, लेकिन फिर भी नेशनल इशू हो गया है हर जगह। अब मैं अभी पढ़ रहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा हेडलाइन बनाया हुआ है। तो चंद लेक्चरर्स का भी मैं स्टेटमेंट अभी देखा, उन्होंने बोला है कि कोई भी यूनिफॉर्म आफ्टर SLC के बाद कोई यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं रहती है। जो बच्चे जो ड्रेस पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं, हिजाब डालना नहीं डालना वो उनकी मर्जी है। उसमें वो प्रिंसिपल और वहाँ की जिम्मेदार हजरात का ये कहना है, सरकारी कॉलेज रहने के बावजूद भी प्रिंसिपल की जिम्मेदारी वो ठीक तरीके से नहीं निभाया है। अगर प्रिंसिपल वो बच्चों को रूम में बुलाकर, ऑफिस में बुलाकर वो समझा देता कि आप लोग पूरी लड़कियों की कॉलेज है, कॉलेज में अंदर आने तक आप हिजाब और इसमें पहन कर आओ, अंदर आने के बाद आप थोड़ा इसमें एहतियात बरतो बोल के बोला रहता तो मान भी सकते थे। वो बराबर करने का तरीका भी होता है। इसलिए मैं हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के 5 जिम्मेदार हजरात को, जो मंगलूर के रहने वाले और आजू बाजू उडुपी के डिस्ट्रिक्ट वाले, उनको मैं जिम्मेदारी मैं एक कमेटी बना के छोड़ा हूँ। वो लोग जाकर DC से और SP से मिलकर और वो प्रिंसिपल से मिलकर वहाँ की जो चला है वो हमारे निगाह पर लेके आएंगे। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश की आवाम बदलाव का मन बना चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अगर सर्वे में आगे है तो उसके अरकान असेंबली पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। अखिलेश ने इस मौके पर पार्टी के इंतखाबी वादों को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों को आबपाशी के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने IT सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का भी इस मौके पर वादा किया। सबसे पहले नया साल जब शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी ने तय किया था, उस नए साल पर पहला संकल्प था कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और साथ ही साथ किसान के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। फिर लैपटॉप को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि जिस तरीके से पूर्व में समाजवादी पार्टी ने बच्चों को पढ़ने के लिए, जो आगे की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, उनको लैपटॉप से मदद करने के लिए लैपटॉप दिया जाएगा। केवल आज IT सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा।
और उधर बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश असेंबली के दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी सरबराह मायावती ने फहरिस्त जारी की। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी का नारा है हर पोलिंग बूथ को जीतना है, बीएसपी को इख्तिदार में लाना है। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के तहत 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसमें से आज मैं 51 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी के तय किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हूँ। इसके साथ ही आज मैं अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी का एक नारा भी दे रही हूँ, जो इस प्रकार से है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हालांकि इस बार ये चुनाव कोरोना प्रकोप के चलते हुए ही हो रहा है। ऐसे में पार्टी के लोगों से मेरी यही अपील है कि वे मुख्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के सभी चरणों के सभी 7 चरणों के उम्मीदवारों को जरूर जिताएं। तभी फिर खासकर यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार बन सकती है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उनकी हुकूमत जराइम पेशों पर नकेल कसने में कामयाब हुई है। तशहीरी मुहिम में मसरूफ योगी आदित्यनाथ का दावा है कि 2017 से पहले कारोबारी और दीगर अफराद नकल मकानी करते थे, लेकिन अब जराइम पेशा छुपते फिर रहे हैं। योगी का कहना है कि रियासत को इक़्तिसादी तरक्की की डगर पर डालकर आवाम की जिंदगी में खुशहाली लाने के मकसद से हुकूमत काम कर रही है। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का ये प्रतिफल प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गांवों के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और मातृशक्ति के सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ। और प्रियंका गांधी ने वजीर आला के चेहरे वाले बयान पर वजाहत की है। उन्होंने कहा कि बार बार एक ही सवाल किए जाने से खींचकर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी आला क़यादत ये तय करती है। पार्टी कहीं वज़ारत आला के ओहदे को उम्मीदवार के नाम का ऐलान करती है, कहीं नहीं। ये पार्टी का तरीका है। उन्होंने योगी हुकूमत पर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा योगी जी इसे 80% बमुकाबला 20% बता रहे हैं, बल्कि हकीकत यह है कि इंतखाबात 99% बनाम 1% है। बीजेपी की हुकूमत में गिने चुने लोगों को फायदा हो रहा है, आम आवाम बेहाल हैं। प्रियंका ने पूछा कि बेरोजगार नौजवानों और तालीम पर बजट का कितना फीसद खर्च हुआ, इसकी बात क्यों नहीं हो रही है। प्रियंका बीएसपी सरबराह मायावती के मुतहरिक नजर न आने पर हैरत का इजहार उन्होंने किया है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मायावती की महदूद सरगर्मी शायद बीजेपी के दबाव के नतीजे में है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि महिला के पास गैस सिलेंडर भी है तो वो भरवा नहीं पा रही, वो नया खरीद नहीं पा रही। समस्या ये है कि सरसों की तेल जो है 200 रुपये बोतल मिल रही है। समस्या ये है कि किसानों को अपने फसल का दाम नहीं मिल रहा है। खाद की लाइन में किसानों की मृत्यु हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है
और जो कुचलने वाला है उसको पुलिस और प्रशासन बचा रही है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन परिवारों के पर FIR डाले जा रहे हैं, लेकिन जिसने अत्याचार किया है उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो जो परिस्थितियां हैं और जो असलियत है प्रदेश की, वो सामने है। पब्लिक इस असलियत को जानती है। तमाम राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, इस असलियत को छुपा कर या इससे हट कर ऐसी बातें करना चाह रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठाना चाह रहे हैं चुनाव के समय जो जज्बाती है। तो जाति पर आधारित, सांप्रदायिकता पर आधारित ये मुद्दे उठाए जाते हैं, क्योंकि विकास की बात करना नहीं चाहते। इससे नुकसान सिर्फ पब्लिक का होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों का फायदा होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, हम कह रहे हैं कि इन मुद्दों से हटकर आप असली मुद्दों पर आइए। आप चुनाव के प्रचार के लिए आए हैं, आप नेता हैं, आप सरकार बनाना चाहते हैं, तो आप जनता को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। और हम बार बार लगातार ये कह रहे हैं जनता को कि जागरूक बनिए, जवाबदेह बनाइए नेताओं को, सब राजनीतिक दलों को, हमें भी जवाबदेह। जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम क्यों किया जाएगा। अगर नेता जानता है कि 5 साल बाद आपके यहाँ आएगा, मैं अभी हाल ही में फिरोजाबाद में कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।